अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में MTH 202 के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनका कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो फाइनल के लिहाज से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद इंशाल्लाह आपको जल्द ही, आज ही बल्कि आपको मैं इसके सब्जेक्टिव की वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। तो आपने इसका अच्छे से कंसेप्ट लेना है और अब लास्ट पे आपने पेपर के बाद अपने राय का इज़हार भी देना है कि आपको इसमें से कितना पेपर आया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन के बारे में उसने बताया है हमें कि f(0) पे उस फंक्शन का आंसर 3 है और f इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 f(n प्लस 3) ये हमारा फंक्शन है। और हमें बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है हमसे कि f(1) का आंसर क्या होगा। अब देखें, जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन के बारे में अगर बात करूँ तो मैं इस फंक्शन में n की जगह पे अगर 0 पुट करता हूँ तो देखिए जी, मेरे पास ये बन जाएगा 0 + 1 इज इक्वल टू 2 f(0 + 3) और 0 + 1 ये f(1) बन जाएगा जिसका मुझे आंसर निकालना है। फिर ये 2 और f(0) का आंसर हमें पता है 3 है और प्लस 3, तो ये 6 बन रहा है और 6 + 3 9। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें एक कंपोजिट फंक्शन का जो है क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, जिसमें वो हमसे कह रहा है कि अगर f(x) जो है बराबर 2x + 1 हो और g(x) इज इक्वल टू x² - 1 हो तो आपने f(g)(x) को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब होता है कि आपने f वाले फंक्शन के अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे g के फंक्शंस की वैल्यू को लिख दें। तो 2x की जगह पे क्या आना है, x का स्क्वायर प्लस माइनस है, तो हम इसको रेस करके लिखते हैं माइनस और फिर उसके बाद है +1। तो यह हल होगा तो क्या बनेगा जी, 2x का स्क्वायर -2 + 1 और 2x का स्क्वायर -1। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि लेट f एंड g बी द फंक्शन डिफाइन f(x) ये है, g(x) ये है। तो कंपोजिशन फंक्शन इसमें f एंड g के बारे में हमने फिर बताना है कि इसका कंपोजिशन फंक्शन क्या होगा। तो सिंपली हम इसमें भी क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम जहाँ जहाँ पे f और g है इन दोनों का कंपोजिशन फंक्शन जब बनाएंगे तो f वाले के अंदर, जैसा कि मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ आप लोगों को कि f वाले के अंदर अगर मैं यहाँ पे 3x + 2 पुट कर देता हूँ तो डेफिनेटली x की जगह पे 3x + 2 और +3, तो 3 2 6 4 3, तो ये बन जाएगा 6x + 7। ठीक है, आई होप कि आपको इसका आंसर भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट उसने हमसे एसोसिएटिव लॉ के बारे में पूछा है फॉर अ यूनियन। तो हमें पता है जी इसका बेहतरीन आंसर ये होता है जी कि अगर वो यूनियन में है तो A यूनियन इंटू B यूनियन C, फिर उसके बाद A और B का यूनियन और इंटू C। नेक्स्ट हमें बताया गया है जी कि पावर सेट ऑफ अ सेट A इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ A एंड इट्स डिनोटेड बाय P ऑफ A। तो बिल्कुल हम पावर सेट को P इंटू A ही लिखते हैं, तो ये हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसने हमसे कहा है कि A B C आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U, देन आपने इसको इक्वल बनाना है। तो ये भी आपका एसोसिएटिव यूनियन लॉ के बारे में बताया जा सकता है जी कि अगर A यूनियन हमारे पास B इंटू यूनियन C में है तो फिर ये A, ठीक है, और यूनियन जो है B यूनियन C भी लिखा जा सकता है, जो कि आपका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है if P it is a red, Q it is a hot, then it is not red but hot is denoted by। तो यहाँ पे नोटेशन को रेशो से ज़ाहिर करते हैं, तो मैं आपको बताता जाऊँ। उसने कहा है कि अगर हम देखें कि इट्स नॉट अ रेड, मतलब कि आपका जो P है वो नेगेशन में चला गया है एंड बट में आ गया। Q इज़ हॉट, Q को एज एडजेक्टिव लिखना था तो ये फॉल्स है, इसके साथ रेशो नहीं आनी चाहिए थी, इसलिए ये फॉल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉजिकल एक्सप्रेशन P और Q विल बी रीड एज, तो इसे R पढ़ते हैं, मैंने चूँकि R पढ़ भी लिया है तो इसका ऑप्शन A करेक्ट है। अगर ये सिंपल नीचे ये ठीक है। इफ ग्राफ इज अ ट्री, हाँ जी, अगर वो एक ट्री है तो उसका स्पिनिंग ओनली वन स्पिनिंग ट्री होता है। ठीक है, अगर
वो ट्री है तो वो जस्ट ओनली वन स्पैनिंग ट्री पे मौजूद होगा। ये आपके लास्ट लेक्चर्स का कंसेप्ट है। नेक्स्ट उसने कहा सर्किट कंसिस्ट ऑन अ सिंगल वर्टेक्स। अगर उसका वर्टेक्स सिंगल है तो इट मीन कि वहाँ पर वो ट्रिवियल है, जिसकी डिफाइन है, ठीक है। अगर सिंगल ना होता तो इसे इंटरनल भी कहा जाता है, ब्रांच भी कहा जाता है। अगर सिंगल ना होता तो सिंगल है तो ट्रिवियल। वर्टेक्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन वन। हाँ जी, अगर ग्रेटर देन वन है, अगर सिंगल था तो ट्रिवियल था, अगर सिंगल नहीं है वर्टेक्स, ठीक है, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन है तो इट मीन कि वो ब्रांच वर्टेक्स होंगी। आपका ऑप्शन ए करेक्ट लगा हुआ है। सबग्राफ ऑफ अ ग्राफ G दैट कंटेन एवरी वर्टेक्स ऑफ G। हाँ जी, ये स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन आ जाती है, जिसको भी हमने कहा था कि एक ट्री के लिए ओनली अ वन स्पैनिंग ट्री होना जरूरी है। ये उसकी डेफिनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है जिसने कहा इफ द ऑर्डर मैटर एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये कॉम्बिनेशन का है हमारे पास, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये आपके पास है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपने कंसेप्ट मजीद ले लें कि अगर तो ऑर्डर मैटर करता है तो आपका ये सिंपल है एंड वाओ के। अगर वो आपसे कहता कि ऑर्डर मैटर नहीं करता और रिपीटेशन इज अलाउ है तो देन इसका ऊपर वाला ऑप्शन करेक्ट होना था। जी, इसके बारे में अभी हमने बात की है कि अगर ऑर्डर मैटर नहीं करे और रिपीटेशन इज अलाउ हो जाए तो इसमें सी एन प्लस के -1 वाओ के जो है इसका फॉर्मूला बनता होता है। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरेशन, तो ये एक डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन की, इसको भी आपने ज़हन में रखना है। इफ वन event can occur in n1 way and if for each of the n1 way is a second event occur and n2 then the total number of way in which the both event occur। हाँ जी, अगर आपके पास n1 इवेंट हो और n सेकेंड इवेंट जो है वो n2 हो तो टोटल इवेंट हम उनको मल्टीप्लाई से करते हैं, n1 मल्टीप्लाई बाय n2। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट उसने कहा है कि हाउ मेनी वे कैन सेट ऑफ 5 लेटर्स सिलेक्टेड बाय द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 27 लेटर्स होते हैं, तो इसलिए इसमें हम 26 होते हैं, तो 26 बाय 5 इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट उसने कहा है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसका 9 है। किस तरह से आया आपको मैं पैटर्न बता देता हूँ, आप उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको आपने छोटी क्लासेस में इस तरह से इसको हैंडल करना सीखा होगा। तो 27 को अगर आप इस पर डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आ सकता है हमारे पास इसको मैक्सिमम। तो जिसमें अगर हम देखें तो 27 को अगर मैं 3 से मल्टीपल करता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, आई थिंक। देख लेते हैं अभी जी। 21 और फिर ये ज़्यादा चला जाएगा, तो ये 2 पे जा रहा है फिलहाल। तो इसका मतलब है कि 7 2 14 1, फिर 2 2 4 और 1 5, और इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 6 8 और 1, फिर 27 को यहाँ पे रखा जाएगा। फिर इसमें 1 पे जा रहा है 18, और फिर इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 9 आता है, और फिर 18 को मैं अंदर मल्टीपल करता हूँ तो 18 पे फुलफिल हो जाता है। तो वो नंबर जिस पे वो फुलफिल हुआ है वो मेरे पास 9 है। इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी 9 है। नेक्स्ट मेरे पास है अवर्ड रेफर टू स्टेप्स। ये आपके पास एल्गोरिथम की डेफिनेशन आ जाती है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम में ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है, ये आपके नेक्स्ट भी बहुत काम आएगा। इसका मतलब होता है जिस तरह से अगर हम अभी 5 को डिवाइड करता हूँ 4 पे तो 1 बच रहा है, तो जिस नंबर को मैंने डिवाइड किया है वो मेरे पास n है, और जो मेरे पास आंसर आया है वो मेरे पास d है, q है, और जिस पे मैंने डिवाइड किया है वो 4 है, और जो मेरे पास बचा है रिमाइंडर में वो 1 है। यानी ये यहाँ पे आया है, ये वाला 1 इधर आया है, और इस q से मैंने डिवाइड किया है, और n इज़ द नंबर। तो ये नंबर थ्योरी का एक क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेरे पास है एन इंटीजर n इज अ प्राइम नंबर इफ एंड ओनली इफ n इज ग्रेटर देन 1 देन फॉर व्हाट वैल्यू फॉर द पॉजिटिव और एंड s। तो ये भी आपके पास अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें n से ग्रेटर नंबर हमने अगर 2 ले लें तो 2 जो है और आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन देखें कि क्या बन सकता है। अगर हम इसको रिमाइंडर से मल्टीपल करें 1 1 एंड 2 तो यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास
फुलफिल होता है इस कंडीशन के लिए। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर 5n-1 देन डिविजिबल बाय तो इसमें हमने देखना है कौन सा नंबर डिविजिबल के लिए सेटिस्फेक्शन कर रहा है। तो 5 की जगह पर अगर हम 1 लेते हैं तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, तो 4 इसको डिवाइड करता है। अगर 5 की पावर मैं लेता हूँ 2, 25 बनेगा, 25 में से 1 निकालेंगे 24, तो 24 भी 4 पे डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि तमाम तार डिविजिबल जो है इस 4 पे हैं इस फंक्शन के। नेक्स्ट मेरे पास है जी कि पी ऑफ एन। तो पी ऑफ एन एक प्रोपोजिशन को स्टेटमेंट को ज़ाहिर करता है, ये जस्ट आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जी मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर स्टेप इंडक्टिव स्टेप। तो ये तो आपका 23 वाला लेक्चर है जिसमें सबसे पहले हम के पुट करते हैं, फिर उसके बाद हम के प्लस 1 पुट करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है एक नेक्स्ट में हमारे पास उसी मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने वाला क्वेश्चन है जी कि इसमें अगर हम देखें तो हमें एक स्टेटमेंट दी है और हमने देखना है इसमें से कौन सा सेट इसको सेटिस्फाई करवा रहा है। तो ये ऑप्शन करेक्ट जो लगा हुआ है ये किस तरह से लगा हुआ है देखें जी। अगर हम इसमें के की जगह पे 1 पुट करते हैं, ठीक है, 1 से ग्रेटर भी लेना है, 1 भी ले सकते हैं, 2 लेने चले इसको 2 ले लें, 1 भी ले सकते हैं आप, 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैं चलो 2 के लिए कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे के की जगह पे 2 पुट करूँगा तो 2 + 1 3, फिर 2 + 2 4, ठीक है, और बटे में क्या है 2, तो 2 4 से कैंसिल हो क्या बनेगा 2 और 3 2 6। इसका मतलब कि हमारे पास आंसर जो बन रहा है वो क्या बना है 6 बने, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 और 2 टर्म में मैंने पुट किया ना, सेकंड टर्म में पूछा तो 1 से कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये इसमें क्वेश्चन रॉन्ग आंसर रॉन्ग लगा हुआ है। फिर हम इसको चेक करके देखते हैं 2 के हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ ये 2 एज इट इज रहेगा, 2 + 1 तो बनेगा 3, तो 2 से 2 कैंसिल होकर आंसर क्या बन रहा है 3 बन रहा है, और 1 + 2 भी क्या बन रहा है 3 बन रहा है। तो ये करेक्ट है। इसको हम 3 के लिए भी चेक कर लेते हैं। चले इधर मैं चेक कर देता हूँ 3 के लिए ताकि फुल सेटिस्फेक्शन हो जाए हमारी। अगर हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं के की जगह पे 3 + 1 4, 4/2, 2 से कैंसिल हुआ आया 2 और 3 2 6, यानी उधर भी देखते हैं पहले 3 टर्म का आंसर 6 बनता है जमा करके, तो 2 3 फिर 3 6। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए था, यहाँ पे गलत लगा हुआ था। नेक्स्ट में चलता हूँ, हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है ए बी सी आर एनी 3 इवेंट्स। तो ये भी आपके पास एक फार्मूला है जिसमें आपने पहले इंडिविजुअली लेना होता है तमाम का प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से, फिर उनका जो म्यूचुअली इंडेक्स होता है ना उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है और तमाम का जो होता है फिर आपने उसको उसमें ऐड करवाना होता है। तो इसका ये ऑप्शन भी लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इफ़ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू पी एंड ए एंड बी देन मीन कि वो आपस में डिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी का कि अगर हम एक डाई जिस तरह से आप लूडो खेलते वक्त उस गोटी को फेंकते हैं ना उसे डाई बोलते हैं, थ्रो करेंगे तो प्राइम नंबर और पेयर, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं देखिए जिसमें अगर आपको याद हो, हमें तो याद है कि जब हम खेलते हैं तो वहाँ पर 1 दाना आ सकता है, 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं। अब उसमें से प्राइम कौन कौन से हैं, अब उसमें एक तो प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 नहीं है, 5 है, तो टोटल 3 नंबर है प्राइम के। टोटल कितने आ सकते हैं 6 3/6। ये होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कि जितने आ रहे हैं जितने आ सकते हैं, जितने को टोटल 3 आ सकते हैं प्राइम नंबर के हिसाब से और टोटल है 6, तो आ रहे हैं वो 3, टोटल 6 है, इनको डिवाइड करेंगे 1/2, तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं अपने, अगर उसने कहा जी ए एंड बी आर द डिसजॉइंट म्यूचुअली, तो अगर ए और बी म्यूचुअली जो है ना एक्सक्लूसिव है तो फिर उनका आंसर सिर्फ उनको जमा करके ही जो आंसर बनता है वही बनेगा, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट लगा हुआ है। तो नेक्स्ट उसने इस एमसीक्यू में पूछा था हमारे पास कि अगर 2 डाइयों को एक साथ फेंकें और प्रोबेबिलिटी बताना है 6 की। भाई ये तो टोटल 36 ऑप्शन बन सकते हैं कि हो सकता है कि पहली गोटी पे 1 आए, दूसरी पे भी 1, फिर हो सकता है पहली पे 1 आया हो, दूसरी पे 2, फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, फिर इधर से 2 आया हो उधर 1, फिर इधर 2 उधर भी 2, फिर 2 और 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे करते करते टोटल 36 ऑप्शंस बन सकते हैं। लेकिन उसमें से चांस हमारे पास सिर्फ एक ही है कि 6 दोनों तरफ आ सके, तो एक चांस है और टोटल 36 अपॉर्चुनिटीज में, तो इसलिए 1/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 में क्या आता है 5 और 6, तो 2/6। अब 2/6 को थोड़ा सा सिंपल करेंगे तो 1/3, तो 1/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम चलें जी तो द प्रोसीजर दैट यील्ड इज गिवन सेट पॉसिबल आउटकम दैट इज द एक्सपेरिमेंट, तो ये भी आपकी एक डेफिनेशन थी।
नेक्स्ट हमारे पास है जी कि 200 लोग हैं और उसमें से 150 लोग जो है टेनिस और स्नूकर को पसंद करते हैं, खेलना चाहते हैं, दोनों खेल सकते हैं। और उसमें से इसको तो हल करना पड़ेगा जी, हम हल करते हैं। इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ, दो खेल सकते हैं अलग अलग का और आप उसमें लास्ट से स्नूकर तक पहुँचा है। अब देखेंगे अगर इस तरह का शार्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है, फोकस करना है आपने। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि नंबर ऑफ जो टेंस है, ठीक है, और दूसरा उसके साथ कितना है, क्या है जी, टेंस के साथ क्या कहलाता है, स्नूकर। तो मैं टी फॉर टेंस, एस फॉर स्नूकर। फिर इसका फार्मूला, चूँकि इसमें कुछ बोथ वाले भी शामिल है तो इसमें इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ एस माइनस में लिखता हूँ जी कि नंबर ऑफ जो बोथ पे आ रहे हैं, यानी इंटरसेक्शन इस पे चल रहा है। अब जो बोथ कर सकते हैं वो है 150 और नंबर ऑफ टेंस में कितने हैं जी 85 और नंबर ऑफ स्नूकर उसने हमसे पूछ लिया है, ये मैंने फाइंड करना है। और जो दोनों खेल सकते हैं वो है 60। तो 85 में से 60 निकाल देंगे, 25 180 से जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर आएगा 125। इसका आंसर जो करेक्ट है ना वो 125 जो कि ए वाला है, यहाँ पे गलत लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी 1 2 3 4 5 इज द सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर। ये तो छोटे से बच्चे को भी पता होगा। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जी चेंजिंग द रो ऑफ अ मैट्रिक्स इनटू कॉलम। ये भी 9th क्लास में क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, जिसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं जी। अगर आप रो को कॉलम में चेंज करते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है बी वाला। नेक्स्ट हमारे पास है जी तो ये ना एक हमारे पास एक हैमिल्टन की डायग्राम है, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच ए, इसमें इसका जो डी वाला ऑप्शन है ना, जो यहाँ पे सी नज़र आ रहा है, ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला, ये वाला, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। इसमें जी ये उसी का मुझसे वही पार्ट था। तो आई होप कि आपको सभी समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इफ़ अ ग्राफ हैज़ एनी वर्टेक्स ऑफ अ ग्रेटर देन 3, अगर वो ग्रेटर देन 3 है तो इसका मतलब जो है ऑयलर तो हो नहीं सकता, हैमिल्टन सर्किट हो नहीं सकता, इट डज नॉट हैव। लेकिन ऑयलर के लिए होना ज़रूरी है कि उसके वर्टेक्स जो है वो इवन होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो है जी एनी वर्टेक्स ऑफ डिग्री 3, ग्रेटर नहीं है, डिग्री 3 है, तो इसका मतलब कि ये ऑयलर हो नहीं सकता। हैमिल्टन सर्किट्स और चीज़ होती हैं तो इट डज नॉट हैव ऑयलर सर्किट्स। ये इसका ऑप्शन जो है वो सी, ये करेक्ट रहेगा इसके। How many vertex will be the graph have if the contain 16 edge at all vertex of a degree 2 तो 16 होते हैं। मैं आपसे ना एक बात शेयर कर दूं, चलें कि वर्टेक्स क्या होता है और एज क्या होते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट मिल जाए इसका। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये एक चीज़ बनाता हूँ ना, इसमें इस चीज़ को एज कहते हैं, ये इसका वर्टेक्स है, यानी इस डायग्राम के अंदर एक वर्टेक्स है, 2 इसके एज हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है।